मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्टिंग सुगम भारती हिंदी क्लास 6 चैप्टर 8 बाथरूम की फिसलन। बाथरूम में स्लिप हो जाते हैं ना, तो ये चैप्टर उसी पर डिपेंड है। बाथरूम की फिसलन, इसे लिखा है डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी ने। किसने लिखा है, कौन लेखक है इसके? डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी। ये एक व्यंग विधा अर्थात हंसी मजाक जब हम करते हैं, जोक मारते हैं किसी पर, तो ये उस विधा से परिचित नाटक है। तो स्टार्ट करें। आप यह न समझें कि मैं परसाई के वैष्णव की फिसलन की तर्ज पर बाथरूम की फिसलन लिख रहा हूँ। दरअसल यह भुक्तभोगी का दर्द बयां है। भुक्तभोगी अर्थात जो उसके साथ बीता है वही उसको बयान कर रहे हैं। न जाने वह कौन सी घड़ी थी कि सवेरे ही बाथरूम की सीढ़ी पर फिसलकर अपने दाहिने पैर की हड्डी तोड़वा बैठा। वैसे फिसला बायां पैर था, लेकिन चोट आई दाहिने पैर में। अब देखो क्या कह रहे हैं वो, कि फिसला तो बायां पैर था लेकिन चोट दाहिने पैर में आई। इस दुनिया में ऐसा ही होता है कि अपराधी कोई और हो और सज़ा किसी और को मिले। मुझे बड़ा क्रोध आया। लोगों ने पूछा, क्यों, बाथरूम में ज़्यादा काई लग गई थी क्या? काई अर्थात चिकनाहट हो जाती है बाथरूम में, तो याद रहे, क्यों, बाथरूम में ज़्यादा काई लग गई थी क्या? मैंने कहा, मेरा बाथरूम इतना साफ है कि देख लोगे तो गर्मी की दोपहर में वहीं घंटे बैठे रहोगे। एक दूसरे मित्र ने आकर दुख व्यक्त किया, यार अपने ही घर में हड्डी तोड़वा बैठे। बड़ा दुख हुआ। मैं समझ गया वे व्यंग कर रहे हैं। मैंने उन्हें समझाया, भाई मेरे, किसी दूसरे के घर जाकर अथवा सड़क पर हड्डी तोड़वाने से बेहतर है कि अब घर में ही टूट जाए। मेरे एक साहित्यिक मित्र आए और कहने लगे, अक्सर व्यंग्यकार और साहित्यकार बाथरूम में ही फिसलते हैं। परसाई कुछ साल पहले फिसल गए थे और कुछ माह पहले डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी। तुम अपने व्यंगों में दूसरों को गिराते हो, इसीलिए तुम्हें बाथरूम में गिराता है। इसलिए खुदा तुम्हें बाथरूम में गिराता है। मैं उनकी बात सुनकर चुप रह गया था, क्योंकि समझ नहीं पा रहा था कि वे मेरी प्रशंसा में कह रहे हैं या निंदा में। बड़े आदमियों के साथ अपने नाम को जुड़ता हुआ देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचा कि परसाई की तरह मैं भी अपनी टूटी टांग को साहित्य में कैश करूँगा, यानी इस पर इतना लिखूँगा कि शोहरत और दौलत दोनों मिले। अब ये जो पैर टूटने और हड्डी टूटने का जो सिलसिला है वह अब रिटर्न में आ गया, अर्थात उस पर कुछ कहानियाँ या व्यंग लिखे जा रहे हैं। नेक्स्ट पे देखिए, चूँकि मेरा व्यवसाय अध्यापन है, इसीलिए हमदर्द छात्र छात्राओं ने भी अपने को पीछे नहीं रखा। अब क्योंकि टीचर है तो आसपास जितने भी जो बच्चे हैं अब वे भी पीछे नहीं रहे, वे भी कुछ न कुछ कहने लगे। एक छात्रा ने आकर बड़े भोलेपन से पूछा, क्यों सर, एक ही पैर में लगा है क्या? क्या पूछा? सर एक ही पैर में लगा है क्या? मैंने तुरंत फरमाया, गनीमत है, फिलहाल तो एक में ही लगा है। मेरी पत्नी ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हारी क्या मंशा है, दोनों में लगाना था क्या? मेरे ठहाके के बीच बात आई गई हो गई। यूँ तो फिसलन वैसे भी अच्छी बात नहीं है। यह तो गनीमत है कि प्रौढ़ अवस्था में मेरा पैर फिसला, वह भी बाथरूम में। नदी में पैर फिसल जाए तो संभव है आदमी लहरों के हवाले हो जाए। लहरों के हवाले अर्थात नदी में पैर फिसलने के बाद क्या होता है कि पानी के बहाव पे हम लोग बह सकते हैं। मैंने सोचा, गनीमत है, यानी प्रभु ने मुझे खूब बचाया। मेरे आस्तिक मित्र यही समझते रहे कि ईश्वर ने किसी बड़ी कल्पना से आपको बचाया है, किसी बड़ी घटना से आपको बचाया है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। मैं उन कर्मपरायण व्यक्तियों से यही कहता रहा कि मुझे खुदा ने रियायत कम दी, क्योंकि 2-4 दिन की परेशानी देकर वह मुझे 3 माह के प्लास्टर से बचा सकता था। इस तरह मैं अपनी टूटी हड्डी लेकर दिल बहलाता रहा। मैंने पोर्टेबल टीवी तो सुना था, लेकिन पोर्टेबल एक्सरे नहीं। पोर्टेबल एक्सरे किस तरह से हो? देखो, हड्डी के टूटने से मेरे जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ। मैंने अपने डॉक्टर मित्र को पोर्टेबल एक्सरे मशीन के साथ आते देखा, पेंच पुर्जे जमाते देखा और कुछ क्षणों के लिए मन ही मन अपने को वीआईपी भी समझा। प्रभावशाली इष्ट मित्रों के सहयोग से और डॉक्टरों के सौजन्य से कच्चा और पक्का प्लास्टर घर पर ही हुआ। दोनों बार मेरे मित्र से में हुआ।
मेरे मित्र और शिष्य इर्द गिर्द रहे। मैंने डॉक्टर से ज़्यादा 1 दर्जन मित्रों को देखा। मेरे प्लास्टर साहित्यिक वातावरण में हुआ और अस्पताल के दुर्गंधमय वातावरण से ईश्वर ने मुझे बचाया। अर्थात उसका जो भी फ्रैक्चर वगैरह का प्लास्टर चढ़ाना था वो सब कहाँ पर हुआ? उसके घर पर ही हुआ। प्लास्टर के दौरान एक मित्र ने कहा, और लिखो व्यंग दूसरों पर, ईश्वर ने तुम्हें चोट दी। मैंने उत्तर दिया, मैंने तो लोगों को मानसिक आघात दिए थे, लेकिन ईश्वर ने मुझे शारीरिक चोट क्यों दी? दूसरे मित्र ने फरमाया, डॉक्टर साहब, अगर एनेस्थीसिया की ज़रूरत हो तो यहाँ कई कवि मौजूद हैं, कविताएं शुरू करा दें। मरीज बेहोश हो जाएगा और प्लास्टर आराम से बन जाएगा। लोगों की राय यह थी कि यदि कवियों को कुछ समाज उपयोगी बनाना है तो अस्पताल में उनकी ड्यूटी लगाई जाए। वे ऑपरेशन कक्ष में मरीज की को कविताएं सुनाकर आवश्यकतानुसार ऑपरेशन के समय बेहोश करें, किंतु इस समय निर्णय में यह परेशानी है कि कवियों के भाव बहुत बढ़ जाएंगे और वे डॉक्टर, नेक्स्ट पेज पे आइए, कि फीस से ज़्यादा फीस ले लेंगे। मित्रों ने मुझे कई बार समझाया कि 3 माह बिस्तर पर पड़े रहोगे तो अपने आप संत और ऋषि बन जाओगे। किसी ने कहा, राम का नाम लेना शुरू करो, सारे पाप धुल जाएंगे। दूसरों ने समझाया कि एक उपन्यास लिख डालो तो शायद जितना आर्थिक नुकसान हुआ है वह रॉयल्टी से वसूल हो जाएगा। रॉयल्टी अर्थात जब उपन्यास जितना फेमस होता रहता है तो उसके बदले में जो उनको मृत्यु के उपरांत भी जो पेमेंट मिलता है वह होती है रॉयल्टी। मैंने यह तो नहीं किया, लेकिन उन तमाम स्थानीय कवियों की रचनाएं इस बीच सुनाता रहा और सहता रहा, जिन्हें शायद कभी 1-2 कविताएं सुनाने के बाद पास नहीं पटकने देता था। मालूम नहीं यह मेरी मजबूरी थी या उनका सौभाग्य था। मैंने डॉक्टर से स्लिम फास्ट के लिए सलाह मांगी। उनका कहना था कि मेरे मरीज का वज़न बढ़ता ही है, घटता नहीं। मैं चुप हो गया। एकांत में कभी भी मैं अपने आप पर खींचता कि ऐसी भी क्या लापरवाही कि बाथरूम में गिर पड़े। कभी नीति को कोसता, कभी ईश्वरवादी बनकर कष्ट निवारण के लिए आत्मनिवेदन करता। इस बीच 2-4 व्यंग और समीक्षाएं जरूर लिख पाया, लेकिन उपन्यास की बात दिल में रह गई। इसकी वजह यह है कि एक साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा की चोट में चपेट में आकर लिखने का दुस्साहस एक मास्टर नहीं कर पाता। हाँ, छात्रों को परीक्षा के समय यदा कदा पढ़ाने की चेष्टा जरूर करता रहा। इन दिनों मेरा लीवर मुझ पर खुश था क्योंकि मैं बहुत कम खाता था। बिस्तर पर लेटे लेटे ही मैं दार्शनिक हो गया। मैंने अपने कई साथियों से कहा, यार, हड्डी टूटती जुड़ती रहती है, असल बात यह है कि आदमी के भीतर का मनोबल न टूटे। मैं इस तरह के फलसफे से मानवीय संकल्पों की दुहाई देता और आदमी के अपराजय संघर्ष की बात करता। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने को बहला रहा था या हर सामने वाले को गुमराह कर रहा था। हाँ, एक बात इस बीच जरूर हुई, जब बाहर के कोई मित्र बंधु मुझे देखने आते, मैं बहुत खुश होता कि मुझे चाहने वालों की कमी नहीं है। चूँकि एक पत्रकार मित्र ने यह हादसा समाचार पत्र में दे दिया, इसीलिए मैं जानने की कोशिश करता कि समाचार पढ़कर कितने लोग देखने के लिए आए। दरअसल दर्द में आदमी आने वाले हमदर्दों का पूरा रिकॉर्ड रखता है और न आने वालों का मानसिक लेखा जोखा बना लेता है। यहाँ ओढ़ी हुई दार्शनिकता काम नहीं देती और हड्डी टूटने का बड़ा ध्यान बराबर बना रहता है। मेरा फलसफा सुनकर मेरे एक मित्र ने कहा, दर्द सबको मांझता है, आप भी उच्चतर भावभूमि पर पहुंच रहे हैं। मैंने कहा, इस पंक्ति के रचयिता तो मृत्यु लोक छोड़ चुके, कम से कम तुम मेरा कमरा छोड़कर मुझे दैनिक क्रियाओं के लिए मुक्त करो। वे ठहाका मारकर चले गए और मैं अपने भारी भरकम शरीर की हड्डी टूटी हड्डी 21वीं सदी के काल्पनिक चित्र में अपने दिमाग में संजोने लगा। ओके स्टूडेंट, बाय।